आपके साथ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और जो हमने दो मेन टॉपिक डिस्कस करे थे, एक बार वो रिवाइज करवा रहा हूँ। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब था कि अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन था। और इसीलिए इसका कर्व जो आपने बनाया था वो कर्व कैसा बनाया था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद आया? तो डिमांड कर्व कैसा बनता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा था मेनली, तो वो था आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसमें ये बताया था कि डॉलर का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था। तो इसलिए उसका कर्व कैसा था? अपवर्ड स्लोपिंग था। फिर मेन टॉपिक हमने ये पढ़ लिया था कि जब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो उससे हमें क्या पता लग जाता है? इक्विलिब्रियम रेट। तो ऐसा आपने लास्ट टॉपिक ये बनाया होगा, राइट? यहाँ तक याद आ गई कहानी? तो आज बेसिकली हमें अपने रजिस्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना है। तो उसके लिए आप रजिस्टर निकाल लेना और मेरे साथ रजिस्टर में हेडिंग डालना। हेडिंग का नाम है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, ठीक है। पेज के बीचों बीच हेडिंग डालना चेंज इन डिमांड। लिखो सारथ भाई क्या हुआ? और इसको पेज को बिल्कुल हाफ कर लो, बिल्कुल बराबर 50-50%। तो हेडिंग डल गई चेंज इन डिमांड और आप पेज को हाफ कर लो। तो अब डिमांड के मुझे वो बताओ फैक्टर्स जो आपको बताए थे कि डिमांड डॉलर की हम क्यों करते हैं। बताओ, वो याद है आपको? डिमांड डॉलर की कब कब करते थे हम? ऐसी रिवीजन के लिए पूछ रहा हूँ, कब कब करते थे? एक तो जब हम इंपोर्ट करते हैं सामान, दूसरा टूर, बाहर यूएस घूमने जाते हो आप, तीसरा इन्वेस्टमेंट, जब आप यूएस में घर खरीदना चाहते हो, और चौथा तुम्हारा कज़न कनाडा में था तो उसको गिफ्ट भेजना था, यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के लिए, है ना। तो ये बस ऐसी रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक लिंक बना रहे आपको कि हम यहाँ पर डिमांड की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो डिमांड वाले पॉइंट्स लिख लिए कि इंपोर्ट करने के लिए या बाहर घूमने जाने के लिए या बाहर इन्वेस्ट करने के लिए या बाहर यूनिलैटरल आपको ट्रांसफ़र्स भेजने हैं, गिफ्ट्स भेजने हैं, है ना, इन सब कामों के लिए आप डॉलर की क्या करते थे? डिमांड करते थे। याद आ गया पहले? तो अब देखो जी क्या होगी मज़ेदार बात। अगर हमारे देश में इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप बाहर घूमने ज़्यादा जाओगे तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप यूएस में ज़्यादा घर खरीदना चाहोगे तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप अपने कज़न को ज़्यादा गिफ्ट्स भेजोगे तो फिर से डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ये चारों में से कोई भी फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका परिणाम ये होगा, इन चारों ही फैक्टरों में से किसी के भी ज़्यादा होने का परिणाम पता है क्या होगा? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो हमारा मतलब मेन टॉपिक है चेंज इन डिमांड। लेकिन चेंज दो प्रकार का हो सकता है, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं बढ़ोतरी, एक को बोलते हैं घटोतरी। तो चेंज के अंदर जो पहला ये टॉपिक है ये है इंक्रीज इन डिमांड, बढ़ोतरी। हाँ, अब बाजू वाला, राइट साइड वाला, अगर हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे तो हमारी डॉलर की डिमांड घट जाएगी। अगर आप बाहर घूमने कम जाओगे तो आपकी डॉलर की डिमांड
कम हो जाएगी। अगर आप बाहर घर कम खरीदना चाहोगे तो आपकी डॉलर की डिमांड भी कम हो जाएगी। और अगर आप बाहर गिफ्ट कम भेजोगे तो आपकी डॉलर की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इन चारों में से अगर कुछ भी हुआ तो बेसिकली क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। तो बेसिकली दो टॉपिक्स हमारे तैयार हो गए। तो मेन टॉपिक तो चेंज इन डिमांड है, लेकिन डिमांड में जो परिवर्तन है वो या तो बढ़ने की तरफ हो सकता है या घटने की तरफ हो सकता है। तो अब चाहे डिमांड बढ़े या डिमांड घटे, इन्हें हम एक सुंदर चित्र में यहाँ पर बनाएंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो आओ मेरे साथ। तो लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना लो, राइट साइड में भी एक डायग्राम बना लो। ओरिजिन ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है, क्वांटिटी ऑफ किसकी, जूतों की, पेन की, फॉरेन एक्सचेंज की। वेरी गुड, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्स एक्सिस पे लिख लेना क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ जला दो, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वेरी गुड, या इसको आप रेट ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हो। तो प्राइस ही लिख लो, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर आपने जो मार्केट वाला इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम बनाया था वो रिपीट करना है यहाँ पर। तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना लो। बताओ ये कर्व का नाम क्या था, सप्लाई कर्व। तो इसको नाम दिया था एस एस। तो आप एक अपवर्ड स्लोपिंग वाला सप्लाई कर्व बना लो, इसका नाम है एस एस। और फिर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला डिमांड कर्व बना लो, इसका नाम है डी 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 डी। तो जहां पर ये आपस में टकराएंगे उस बिंदी को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से आपको क्या पता चल जाएगा, रेट, मतलब इक्विलिब्रियम रेट पता लग जाएगा। तो उसको आर लिख लो, ठीक है ना। ब्रैकेट में बताओ क्या एज्यूम करें, $1 इज इक्वल टू 80, ऐसे मान लेते हैं, $1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो पहले यहां तक बिल्कुल ओके है कहानी, पुराना वाला सेम डायग्राम रिपीट हो गया। अब लेफ्ट वाले डायग्राम की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखी है, नहीं लेफ्ट वाला ए, इंक्रीज इन डिमांड, और उधर राइट वाले की डिक्रीज इन डिमांड। तो अब आपको ये याद है, वैसे पहले ही बताना कि आपने क्लास 11th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये पढ़ रखा है कि डिमांड कर्व कभी कभी इंक्रीज या कभी कभी डिक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब होता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड में अगर याद है तो बताओ कि वो शिफ्ट जो होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है, राइट साइड होता है। तो आपको यहां पर अब एक, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे एक नया डिमांड कर्व बनाना है डॉटेड लाइन के साथ, बिल्कुल पैरेलल बनाना है डी से, और इसको नाम देना है D1 तो ये दर्शा रहा है कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया। 2-3 एरो भी लगा दो ताकि दिख जाए, समझ आ जाए कि हम डिमांड इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। अब आपके लिए अगला प्रश्न ये कि अगर अब डिमांड शिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट
भी क्या शिफ्ट होगा, बताओ। तो क्या आप नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को देख पा रहे हो? कहाँ दिख रहा है? वो रहा। अब कहाँ वो रहा? वेरी गुड, जहाँ नया डिमांड कर्व और एसएस इंटरसेक्ट करे, तो इसको नाम दे दो आप E1। वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया। और अगर इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया तो बताओ इससे क्या होगा? वेरी गुड। तो उपासना देवी ने बिल्कुल सही बताया कि रेट बढ़ जाएगा, तो नए रेट को नाम दे देते हैं R1। रेट बढ़ गया। तुम तो होशियार हुई, लेकिन बाकी बच्चों को भी मौका देना। तो अब ब्रैकेट में एज्यूम करके कोई भी फिगर लिख लेते हैं। से बढ़ गया, बताओ कितना लिख ले? $1 इज इक्वल टू 100 लिख लो। चलो कुछ भी लिख लो, मतलब 80 से ज़्यादा हो गया, 100 लिख लो। तो समझ आया जी? क्लियर हो गया? अब जो मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद याद नहीं होगा। अगर डॉलर का रेट 80 से बढ़कर 100 हो गया, है ना, ये देखो आपके डायग्राम पे अभी अभी हो रहा है, डॉलर का रेट 80 से बढ़कर कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसकी मैंने एक एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी लिखवा रखी है कि इसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, वो बतानी है आपको। मैं बादल बना रहा हूं, लेक्चर 1 में लिखवाया था कि अगर डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं, है ना, जैसा आपने कहा, तो अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो इसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी लिखवाई थी। हाँ, मिल गया। तो लिखो दोबारा से बादल में। तो इसे बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। तो इंक्रीज इन डिमांड बेसिकली होने की वजह से करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाता है ना। तो ये बनाना इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीज इन डिमांड होने की वजह से करेंसी क्या हो जाता है? डेप्रिसिएशन हो जाता है। वेरी गुड। तो समझ आई कहानी? चलो अब उस तरफ आ जाओ, राइट साइड। अब राइट साइड वाले टॉपिक का क्या नाम है? तो डिमांड कर्व कौन सी साइड शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। तो इस बार आप डिमांड में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर लो, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर लो। नाम दे दो वही D1 D1, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट D1 D1। अब ये बताओ क्या इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा? तो बताओ इशिता रानी, नया इक्विलिब्रियम कहाँ है पॉइंट? कौन सा वाला? DD? पुराना वाला DD या नया वाला D1 D1? D1 D1। वेरी गुड। तो जहाँ पर नया वाला D1 D1 और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहे हैं। वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम को भी नाम चेंज करके E1 दे देते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम चेंज हो गया तो इससे क्या होगा? अब आपका रेट कम हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं $1 इज इक्वल टू 60। ऐसे ही एज्यूम कर लिया। तो डॉलर का रेट कम हो गया, पहले 80 था, अब 60 हो गया। तो ये जो डॉलर का रेट कम हुआ, 60 हो गया, पहले 80 था, तो इस डॉलर के रेट के कम होने को क्या बोलते हैं? करेंसी एप्रिसिएशन। तो इसका मतलब ये कि डिक्रीज इन डिमांड होने की वजह से हमेशा करेंसी एप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया पूरा खेल मांजरा। तो बस इसमें आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में कोई भी एक केस पूछता है, और वो किस तरह से पूछता है, बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन।
यहाँ पे टोटल 8 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने तरह के? 8। पहला क्वेश्चन कि अगर इंपोर्ट बढ़ गया तो क्या होगा, तो आप ये डायग्राम बनाओगे और नीचे कंक्लूजन में लिख दोगे कि करेंसी डेप्रिसिएशन होगा। क्वेश्चन 2, अगर आप बाहर घूमने ज़्यादा जाओगे तो क्या होगा, तो भी यही होगा। तो यही डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन में यही करेंसी डेप्रिसिएशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप बाहर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, तो भी यही आंसर लिखना है। और अगर आप बाहर ज़्यादा गिफ्ट भेजोगे तो भी यही होगा। तो मतलब 4 क्वेश्चन आपके ये बन गए, समझ आ रहा है ना। ऐसे ही अगले 4 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अगर आप इंपोर्ट कम करोगे तो फिर वो होगा डिक्रीज इन डिमांड होगा, डायग्राम बनाओगे और उसका क्या बताओगे, इससे क्या हो जाता है, करेंसी एप्रिसिएशन। तो ऐसे ही वो 4 क्वेश्चन उधर के बन गए कि आप बाहर कम घूमने जाते हो, आप बाहर कम इन्वेस्ट करते हो, आप बाहर कम ट्रांसफर्स करते हो। तो उन 4 क्वेश्चनों में सेम आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, करेंसी एप्रिसिएशन। चलो तो इसको आप लाइन लगा के क्लोज कर दो। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया मेन। अब नए पेज पर हेडिंग डालनी है। नई हेडिंग है चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, और इसमें भी पेज को बिल्कुल 50% नाप के आधा कर दो। चेंज इन सप्लाई। तो डॉलर की सप्लाई क्यों होती थी हमारे देश में, बताओ। हमारे पास डॉलर क्यों आते थे, इनफ्लो कैसे होता था डॉलर का, एक्सपोर्ट्स। अगर हम सामान बेचेंगे तो डॉलर आते थे, और फॉरेन टूरिस्ट्स, मतलब लिख दूं, फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया में घूमने आएंगे तो फिर डॉलर की सप्लाई आएगी, और इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर डॉलर की सप्लाई आएगी, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, आपके कज़न भी तो आपको गिफ्ट भेजेंगे ना यहाँ पर, तो उससे भी सप्लाई आएगी। ठीक है जी। तो अब आपके लिए सवाल, अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे, तो डॉलर की सप्लाई क्या होगी उससे, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ ताजमहल देखने आएंगे तो डॉलर की सप्लाई भी ज़्यादा, फॉरेनर्स यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर की सप्लाई भी ज़्यादा, और अगर आपके कज़न्स आपको ज़्यादा गिफ्ट भेजेंगे तो भी डॉलर की सप्लाई ज़्यादा। तो इसका मतलब बताइए, इन चारों में से कुछ भी होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई। वेरी गुड, तो लिख लो इंक्रीज इन सप्लाई। और इसका उल्टा, एक्सपोर्ट अगर कम करोगे, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आएंगे नहीं, फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट करेंगे नहीं, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र यहाँ होंगे नहीं अगर, या कम होंगे, तो इन चारों में से किसी के भी या सबके होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई। वेरी गुड। ठीक है, चलो तो अब इसके नीचे आपको जो चित्रकारियाँ करनी है वो स्वयं करनी है, अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाना है। यानी कि समझ गए क्या चित्रकारियाँ करनी है, वैसी पहले डायग्राम बनाने हैं दोनों, वैसी रेट मार्क करना है, फिर पहली वाले में इंक्रीज इन सप्लाई करनी है, मतलब कौन सा शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और दूसरे वाले में लेफ्ट शिफ्ट, और फिर डायग्राम बनाकर नीचे अल्टीमेट वो बादल लिखना है। बादल समझ गए, जिसमें क्या लिखा जाएगा कि मतलब क्या हुआ, हाँ रेट बढ़ा या घटा, और वो बादल लिखने। चलिए तो 12 मिनट आपके पास हैं,
तो आपका समय शुरू होता है अब। सुंदर सुंदर बनाना, सारी चीज़ें वैसे ही मार्क करना। आप लोग मेरे साथ बनाओ चेप के। कौन लोग? ऑनलाइन वाले चीते। एक्स एक्सिस पर क्या लिखा? क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो ठीक है, बनाओ अब। तो सप्लाई कर्व एस एस, डिमांड कर्व डी डी, इक्विलिब्रियम, उससे पता चल गया आर, $1 इज इक्वल टू 80। फिर सप्लाई हो गई इंक्रीज, यानी राइट शिफ्ट, S1 S1। इक्विलिब्रियम भी हो गया चेंज E1, तो रेट भी हो गया चेंज R1। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये होने को हम बोलेंगे ये। उसके बाद दूसरे में सप्लाई डिक्रीज हो गई, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई में S1 S1। फिर सप्लाई शिफ्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम भी हो गया चेंज E1, तो E1 चेंज होने की वजह से रेट हो गया R1। तो इसका मतलब ये हो गया, और ये होने को हम क्या बोलते हैं? ये होने को हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सप्लाई के बढ़ने या घटने की वजह से ये हो जाएगा। बन गए दोनों? बताओ एक बार फिर आंसर। पहले इंक्रीज इन सप्लाई से क्या आ रहा है आंसर? इंक्रीज इन सप्लाई वाले डायग्राम के बाद बादल में क्या लिखा? करेंसी एप्रिसिएशन। और डिक्रीज इन सप्लाई वाले बादल में क्या लिखा? डेप्रिसिएशन। वो आ भी रहा है या ऐसे ही कह रहे हो? उल्टा बन गया तो बस हेडिंग चेंज कर दो। चलो आओ यहाँ से चेक करो। अब देखो, ऑनलाइन वाली चीतों ने तो मेरे साथ सही बना लिया। तो देखो, इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व को क्या करना है आपको? राइट शिफ्ट। हाँ सही है। और डिक्रीज इन सप्लाई में आपको करना है लेफ्ट शिफ्ट। तो जब आप इंक्रीज इन सप्लाई करोगे तो आपका रेट देखो कम हो रहा है,
और जब आप डिक्रीज इन सप्लाई करोगे तो देखो आपका रेट बढ़ जाएगा। तो पहला बादल क्या बन जाएगा, रेट कम होने वाले को क्या बोलेंगे, करेंसी एप्रिसिएशन। और जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये बना लो आप सुंदर डायग्राम। चलो, तो अब इस टॉपिक में भी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 8 क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन, ये आंसर लिखोगे। अगर क्वेश्चन कहेगा कि जॉन सीना इंडिया में बार बार घूमने आता है तो इससे क्या होगा, फॉरेन टूरिस्ट बार बार इंडिया में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन कहेगा लियोनेल मेसी ने इंडिया में बहुत सारे घर खरीद लिए तो इससे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि जॉन सीना आपको गिफ्ट भेजता है खूब सारे तो इससे भी करेंसी एप्रिसिएशन। तो मतलब जिन भी पॉइंटों से सप्लाई बढ़ेगी वो आपको 4 क्वेश्चन सेम आंसर देने। और इसी तरह उधर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में कम घूमने आ रहा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स कम कर रहे हैं तो क्या होगा। तो इसके कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई जैसे इंडिया में गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं हम लोग तो फॉरेन टूरिस्ट को वो पसंद नहीं आता, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो बताओ क्या पड़ेगा, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ कम आएंगे घूमने, बिल्कुल सही। और फॉरेन टूरिस्ट अगर कम आएंगे तो ये कौन सा केस बन जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई का। तो उसमें आपको फिर वो डायग्राम बना के मतलब बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रीशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो याद आ गई कहानी। तो इसका मतलब 8 क्वेश्चन ये, 8 क्वेश्चन ये, तो टोटल इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। तो एक छोटी सी समरी लिखते हैं इसके नीचे। तो आप ऐसे ही लिख लो समरी, थोड़ा सा रटने वाले एंगल से भी बात आसान हो जाएगी। तो समरी ये कि इंक्रीज इन डिमांड अगर होगा या डिक्रीज इन सप्लाई अगर होगी, और लगा लेते हैं बीच में, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड अगर होगा या डिक्रीज इन सप्लाई अगर होगी, तो बताओ इन दोनों में से किसी के भी होने की वजह से क्या होगा, है ना। ये देखो, इंक्रीज इन डिमांड उसकी वजह से भी करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ और डिक्रीज इन सप्लाई उसकी वजह से भी करेंसी डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों से आप याद रखना हमेशा क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। और क्वेश्चन कई बार बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है, वो चालू क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन फिर खाली यहाँ तक रुकेगा नहीं, क्वेश्चन फिर ये भी पूछ डालेगा कि बताओ करेंसी डेप्रिसिएशन होने से भी क्या होता है, 2 इफेक्ट्स पूछ लेगा कि बताओ करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो भी गई तो आपको क्यों चिंता हो रही है, वो ये पूछ लेगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन से भी बताओ 2 इफेक्ट क्या होंगे। नहीं, वो लेक्चर 1 में लिखवाया था मैडम, वहीं पे जहाँ से वो चेपा था ना, देखो ज़रा जाके, जहाँ पे वो चेपा था ना, इम्पोर्ट डिक्रीजेस और दूसरा एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। तो इतना समरी याद रखनी है, मतलब ये एक पार्ट ऑफ द समरी है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो हमेशा याद रखना है करेंसी डेप्रिसिएशन होने की वजह से हमेशा उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, है ना। करेंसी डेप्रिसिएशन के हमेशा 2 प्रभाव पड़ते हैं, इंपोर्ट कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो क्लियर हो गई पहले इतनी समरी। अब दूसरा समरी पॉइंट बना लेते हैं। दूसरा समरी पॉइंट है उसका उल्टा, डिक्रीज इन डिमांड और
इंक्रीज इन सप्लाई, अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो बताओ क्या होगा? करेंसी एप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। ये तो हो गई समरी, बेसिक। करेंसी एप्रिसिएशन। और फिर क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकेगा, कहेगा चलो करेंसी एप्रिसिएशन हो गई तो बताओ उसके होने की वजह से भी दो इफेक्ट्स क्या होंगे? हाँ, तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, इंपोर्ट इंक्रीजेस और एक्सपोर्ट डिक्रीजेस। समझ आया पहले खेल? क्लियर सबको? चलो, तो ये तो हो गया रजिस्टर का काम। तो रजिस्टर वाला काम आप क्लोज करके अब नोट्स में वापस आ सकते हो। तो नोट्स में आप सबसे पहले पेज पर आ जाओ जब हमने शुरू करा था लेक्चर 1। तो आपको याद है लेफ्ट पेज पर आपको ये दो बातें लिखवाई थी, याद आ गया? और इन दोनों टॉपिक की बातों के नीचे आते 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 एक क्वेश्चन लिखवा के आपको मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि समय आने पर आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो अब वो समय आ चुका है। तो अब बेसिकली पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका आंसर लिखेंगे और अब आप समझ जाओगे क्योंकि आप होशियार हो चुके हो अब। तो क्वेश्चन पढ़ो, पहले लेफ्ट साइड वाला, इसमें लिखा है हाउ डज आरबीआई ब्रिंग्स डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम करना हो, मतलब मैं थोड़ी देर समझ लेता हूँ अपने आप को कि मैं मान लो आरबीआई हूँ, तो मुझे अगर डॉलर का रेट कम करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डॉलर का रेट कम करने के लिए देखो हमने अभी दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक बार दोबारा दिखाता हूँ वो टॉपिक्स। डॉलर का रेट कम करने के लिए एक टॉपिक हमने पढ़ा था, ये देखो, अगर मुझे डॉलर का रेट कम करना है तो डिक्रीज इन डिमांड अगर होगी तो डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन डिमांड तो मेरे हाथ में है नहीं भाई, मैं तो आरबीआई हूँ, डिमांड करने वाले तो आप लोग हो, है ना, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन डॉलर की सप्लाई मेरे हाथ में है क्योंकि मेरे पास बहुत डॉलर्स होते हैं। मैं बहुत बड़ा दादा हूँ ना, आरबीआई हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे डॉलर्स होते हैं, तो मेरे पास सप्लाई का कंट्रोल होता है। तो अगर मुझे डॉलर का रेट कम करना है तो बताओ मैं इन दोनों हथकंडों में से या दोनों बातों में से मैं क्या करूंगा, सप्लाई क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। तो अगर मैंने सप्लाई इंक्रीज कर दी तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली इस पॉइंट को पढ़ाने के बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो अगर मैं आरबीआई हूं और मुझे अगर डॉलर का रेट कम करना है तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा। तो हमें वो लिखना है, तो वो लिखते हैं, आ जाओ। तो इसमें आप छोटा सा सॉल्यूशन लिख लो कि आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो हो गया कीवर्ड कि भाई आपको ये पता है कि सप्लाई इंक्रीज करेगा आरबीआई, ये तो हो गया कीवर्ड। तो आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब कैसे करेगा, टीचर की निगाहें इससे आगे के आपके सेंटेंस पर है कि बच्चा ये बताए कि कैसे करेगा। भाई मेरे ऐसे थोड़ी ना मैंने बोल दे बच्चों सप्लाई इंक्रीज हो गई तो सप्लाई इंक्रीज हो गई। आरबीआई को सप्लाई इंक्रीज करनी है, दैट इज ओके, पर वो करेगा कैसे। तो मेरे पास अगर खूब सारे डॉलर्स हैं तो मुझे अगर बाजार में उसकी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो मैं खूब सारे डॉलर बेच दूंगा। जैसे ही मैं बेचने जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये लिखना है हमें। तो आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज, बाय सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स। बस, तो आरबीआई क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा सप्लाई। कैसे करेगा, बेच बेच कर, बेच बेच कर, बेच बेच कर। तो जैसे किसी भी मार्केट में अगर सप्लाई इंक्रीज करनी हो तो उस मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वहां पर आप खूब सारा सामान बेचना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली वहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी।
तो वैसे एक एग्जांपल आपके लेवल का ले लेता हूँ। आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे कितने मोमोज वाले मोमोज बेचते हैं? कितने? 5, 10, 20, कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 तो होते हैं ना। तो अगर मान लो मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ ट्रक भर के बेचने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मोमोज की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो इसी तरह आरबीआई सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करता है? बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज को बेचना शुरू कर देता है। तो आप सेलिंग वर्ड पर बादल बना लेना बस। तो ये बेसिकली हमारा आंसर था। बाकी ब्रैकेट में लिख लेना रेफर डायग्राम, वो आप समझ ही गए कि कौन सा वाला डायग्राम रेफर करना है, इंक्रीज इन सप्लाई वाला जो आपने आज करा। अब ये बताओ जी, अगला दूसरा उधर की तरफ क्वेश्चन है, हाउ डज आरबीआई ब्रिंग्स अप द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब मैं आरबीआई हूं, इस बार मुझे उल्टा करना है, इस बार मुझे रेट को बढ़ाना है। तो रेट को बढ़ाने के लिए देखते हैं, मेरे पास 2 हथकंडे थे। तो रेट को बढ़ाने के लिए या तो डिमांड बढ़ा दें, है ना, तो रेट बढ़ जाएगा, और या फिर रेट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सप्लाई कम कर सकते हैं। तो 2 बातें मतलब अगर हो जाएं तो रेट बढ़ जाएगा। दोबारा देख लो, आपने अभी अभी बनाया ना आज डायग्राम, या तो इंक्रीज इन क्या हो जाए? डिमांड हो जाए, और या फिर डिक्रीज इन सप्लाई हो जाए। तो अब आरबीआई देखो क्या करेगा। तो मारो तुक्का, कोई मार सकता है तुक्का कि आरबीआई क्या करेगा? हाँ, तो उन्होंने सही बोला महोदय ने कि वो फॉरेन एक्सचेंज को अब बेचेगा नहीं, इस बार खरीदेगा, खूब सारे खरीदेगा। तो जब भी कोई चीज़ मार्केट में जाके खरीदना शुरू करेगा कोई, तो उससे क्या होता है? उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, ये भी कह सकते हो आप, या डिमांड बढ़ जाती है, ये भी कह सकते हो। मान लो मैं मार्केट में जाऊं और मैं बोलूं मोमोज वाले भैया से, भैया 10 प्लेट मोमोज दे दो, तो वो खुश हो जाएगा कि भाई डिमांड बढ़ रही है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो आरबीआई भी खूब सारे फिर फॉरेन एक्सचेंज खरीदना शुरू करता है ताकि डिमांड बढ़ जाए। तो ये लिखेंगे हम, तो उसमें लिख लो तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई will purchase foreign exchange leading to increase in demand of foreign exchange। तो आरबीआई खूब सारी फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगा। तो इसमें आप परचेज वर्ड पर तो बादल बना लेना ताकि ये पता रहे कि आरबीआई करेगा क्या, और कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं कि जब वो खरीदना शुरू करेगा तो इससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बस। और डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर तो आपको पता ही है कि रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो वो आप लिख लो रेफर डायग्राम। तो बेसिकली ये टॉपिक था जो आपको इस वजह से छुड़वा रखा था। बट आपको समझ आ गया, डिमांड बढ़ना, डिमांड घटना, सप्लाई बढ़ना और सप्लाई घटना। चलो, तो छुट्टी।